Okay, so the technique of stability testing that we are going to talk about today is called a root locus technique. ठीक है, रूट लोकस टेक्निक की जो ब्यूटी है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है आपको और उसमें कोई एक पैरामीटर जो है वो वेरी करता है, ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है k अपॉन s इंटू एस प्लस 4 मैंने लिखा। अब k जो है इसका गेन पैरामीटर जो है ये वेरी कर सकता है बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, right? Now I want to find out that if my k is going to vary from 0 to infinity, then how the system is going to behave. ठीक है, इसके जो पोल्स होंगे, जो इसके रूट्स होंगे वो कहाँ कहाँ लाई करेंगे जब k को मैं 0 से इंफिनिटी वेरी करती हूँ। Now, in such cases, it is not possible for us to go on solving for each and every value of k. अगर मैं कहूँ तो 0 से infinity के बीच में there are infinite possible values of k. I cannot go on solving for each and every value to find out कि system कैसा behave करेगा. Okay. सो रूट लोकस एक ऐसा मेथड होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। वी विद द हेल्प ऑफ दोज रूल्स हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, और वो ग्राफ बेसिकली ये जो हमें ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, रिमेंबर दिस इज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, लेकिन जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो क्लोज लूप सिस्टम की होती है, ठीक है। ये इकलौता ऐसा मेथड है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मेथड कि हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स एंड जीरोस हैं उसी के हेल्प से हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी इंफॉर्मेशन को जज कर सकते हैं अगर कोई भी एक पैरामीटर उस ट्रांसफर फंक्शन का वेरी करता है विद इन अ रेंज 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। एक्चुअली में माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो सकता है, बट हम 0 टू इंफिनिटी कंसिडर क्यों करते हैं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 0 तक वो ही सेम चीज इन द इनवर्स डायरेक्शन रिपीट होती है। तो हम यूजुअली 0 टू इंफिनिटी के बीच में वी सी हाउ द रूट लोकस इज एक्चुअली बीइंग ड्रॉन, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप इस स्क्रीन पे यू कैन सी वन सैंपल फिगर, दिस इज जस्ट अ रैंडम सैंपल फिगर ऑफ रूट लोकस। इसमें आपको कुछ एक कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली जो कर्व दिख रहे हैं आपको, ये कर्व क्या कहते हैं कि जैसे जैसे मैं k की वैल्यू को 0 से इंफिनिटी वेरी करूंगी तो मेरे क्लोज लूप सिस्टम के रूट्स कैसे कैसे इस एस प्लेन में मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस फिगर को देखूं तो ये जो कर्व्ड फिगर आपको दिख रही है, अगर मेरे को ये मालूम है कि ये जो कर्व दिख रहा है मुझे, ये मेरा रूट लोकस है फॉर k 0 टू इंफिनिटी, तो मेरे को देखो इसमें से आई कैन मेक आउट कि ये कभी भी इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करके राइट हैंड साइड पे नहीं जाता, if I see the curved path. So if I know कि ये मेरा जो curved path है, this is my root locus, and at any point of time it does not cross the imaginary axis to go to the right half of the S plane. So I can very well understand from the figure कि मैं अपने k पैरामीटर को 0 से infinity के बीच में कहीं भी मूव करूंगी तो मेरा सिस्टम स्टेबल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो रूट्स हैं, क्लोज लूप रूट्स हैं सिस्टम के, वो कभी भी इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करके राइट हैंड एस प्लेन में मूव नहीं कर रहे हैं। वो जो भी मूवमेंट, जो भी वेरिएशन पोजीशन में हो रही है मेरे रूट्स के, वो लेफ्ट हाफ में ही हो रही है, ठीक है। लेफ्ट हाफ में वो कभी रियल रूट बन जाएंगे, कभी इमेजिनरी बन जाएंगे, ठीक है, कभी कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, लेकिन वो इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करके राइट हैंड प्लेन में नहीं जा रहे हैं। That means for any possible value of k, my system is going to remain stable, ठीक है। तो मैं k की 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी पॉसिबल वैल्यू सिलेक्ट कर सकती हूँ जो मुझे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे, राइट। तो इस तरह से हम इन ग्राफ्स को जज करते हैं, इस तरह से हमें इन ग्राफ्स में से इंफॉर्मेशन पता चलती है कि कौन से सेक्शन में रूट्स लाई करेंगे जब मैं k को वेरी करूंगी 0 से इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। और रूट लोकस की जो टेक्निक होती है, इन सम एडवांस मेथड्स हम रूट लोकस के हेल्प से कंट्रोलर भी डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये जज करते हैं कि प्रेजेंटली रूट लोकस कैसा है, और हम एक जजमेंट ये निकालते हैं कि हमें कैसा रूट लोकस चाहिए, यानी कि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो हमें कैसी चाहिए, उसके बेसिस पे पोल्स एंड जीरोस कहाँ होने चाहिए,
ठीक है, तो वो भी हम वी हैव सर्टेन टेक्निक्स जिसकी हेल्प से हम रूट लोकस की शेप से कंट्रोलर डिजाइन कर सकते हैं। तो रूट लोकस एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें हेल्प करता है, keep this thing in mind कि it is giving us the information of closed loop stability by using open loop pole zero information। जब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं तब जब हम पोल्स और जीरोस कंसिडर करेंगे वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये रूट लोकस बन के आता है, ये जिन रूट्स की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो रूट्स जो है वो क्लोज लूप सिस्टम के रूट्स होते हैं। तो ये एक ब्यूटी है इस मेथड की कि बिना सॉल्व किए, ठीक है, बिना हमें एक एक पॉइंट सॉल्व किए, ओपन लूप पोल जीरो की इंफॉर्मेशन से एक ग्राफ प्लॉट करने से हमें क्लोज लूप सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जब हम उसको फीडबैक में क्लोज लूप में लगाएंगे और हम अपने गेन को, जो के पैरामीटर आपको दिख रहा है एग्जांपल में, इसे अगर मैं 0 से इंफिनिटी वेरी करती हूँ तो क्या मेरा सिस्टम किसी पॉइंट पे जाके अनस्टेबल होगा, क्या मेरा सिस्टम हमेशा स्टेबल रहेगा, कौन कौन से पॉइंट अगर अनस्टेबल होगा तो के की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें इस एक पर्टिकुलर ग्राफ से मिल जाती है। और इस ग्राफ को प्लॉट करने के कुछ स्टेप्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। देयर आर अबाउट 6 to 7 स्टेप्स एंड उस स्टेप से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स भी हैं। तो आज के लेक्चर में आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन द ड्राइंग पार्ट फर्स्ट, क्योंकि अगर वो 6 स्टेप्स एक साथ लेक्चर में कंटिन्यूअसली कवर नहीं होंगे सो दैट कंटिन्यूटी विल ब्रेक एंड देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ठीक है, तो मैं आज के लेक्चर में आई विल फोकस ऑन ऑल दो 6-7 स्टेप्स जहां से हम स्टार्ट करके फाइनली रूट लोकस पूरा ड्रॉ करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके हर स्टेप के साथ रिलेटेड जो कुछ की एक्सप्लेनेशंस होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सो बाय द टाइम दैट होल पिक्चर विल बिकम क्लियर कि रूट लोकस एक्चुअली में कैसे बनाया जाता है और वो कैसे कैसे उसमें इंफॉर्मेशन हम इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, सो what we are going to do is, instead of going through pure theory, हम एक example लेके चलते हैं and okay, so we have a query, ma'am. What's the reason roots are restricted to real side only? Not real side, imaginary भी हो सकते हैं, only left hand side. Do you mean real side or you mean left hand side? Yes. Left hand side. So this is just by chance. ये हम solve करके check करते हैं कि ये left hand side पे है या नहीं है। अगर left hand side पर है तो वो हमारा stable है system। ये right पे भी जा सकता है, जैसे अभी जो example हम solve करेंगे इसमें कुछ portion left में होगा, कुछ portion right में चला जाएगा। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि इतने इस पॉइंट के बियॉन्ड अब सिस्टम जो है वो अनस्टेबल कैटेगरी में चला जाएगा। तो हमें के की वैल्यू को कहाँ लिमिट करना है वो हमें ग्राफ से पता चल जाता है। ओके, सो वो जस्ट एक जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, इट इज जस्ट बाय चांस कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू द लेफ्ट साइड ओनली। ओके यश, दैट वी हैव टू जज एक्चुअली। हम ये 6 to 7 पॉइंट्स जो हम फॉलो करने वाले हैं उससे हमें ग्राफ मिलेगा और हम उस ग्राफ में चेक करेंगे कि ये लेफ्ट में है या राइट में है, या कौन से पॉइंट्स के लिए लेफ्ट में है, कौन से पॉइंट्स के लिए राइट में जा रहा है। वहां से हमें उसकी स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, so what we are going to do is we are going to pick up one example and all the 6-7 steps हम example को parallelly solve करते जाएंगे। I would suggest all of you to keep a copy and pen along with you and go on drawing roughly, ताकि आपको clear होता जाएगा कि हमें कैसे कैसे steps को follow करना है। ठीक है, so today's focus is just to complete these 6-7 steps and see कि shape finally कैसे बन के आती है हमारे पास। okay, so now first thing is GSHS हमारे पास ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। HS को हमने यहाँ पर 1 कंसिडर किया है। मैंने GSHS लिखा है पर्पसली बिकॉज यूजुअली इन बुक्स दे राइट लाइक दिस। HS कैन बी योर एडिशनल गेन हो सकता है, कोई सेंसर कंपोनेंट अगर आपने लगाया हुआ है तो वो हो सकता है। ओके, ट्रांसफर फंक्शन के साथ, बट यू रिमेंबर दिस इज नॉट 1 plus GSHS, so it's not a closed loop characteristic equation नहीं है ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसलिए बिकॉज बुक्स में ये GSHS
टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, टू अवॉइड कंफ्यूजन आई एम आल्सो यूजिंग द सेम टर्मिनोलॉजी ओवर हियर। ओके, सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया गया है, दैट इज k अपॉन s इंटू s प्लस 5 इंटू s प्लस 10। अब हमें इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए रूट लोकस ड्रॉ करना है और ये फाइंड आउट करना है कि इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी जब मैं k को 0 से इंफिनिटी तक वेरी करने वाली हूँ। ठीक है, सो कीप योर कॉपी एंड पेंसिल अलोंग एंड गो ऑन ड्रॉइंग जस्ट एज वी मूव थ्रू द स्टेप्स। ठीक है, so the first step which we have to do is we have to obtain the open loop poles and zeros. अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमें पता चल रहा है कि हमारे जो ओपन लूप पोल्स हैं दैट इज s is equal to 0, s is equal to -5 and s is equal to -10 and we see कि हमारे न्यूमरेटर में कोई रूट्स नहीं है, जस्ट वन कांस्टेंट k है, तो जीरोस हमारे निल हो गए। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास तीन पोल्स हैं which are located at point 0, -5 and -10 and we don't have any zeros, यानी कि न्यूमरेटर में क्योंकि कोई s का फैक्टर ही नहीं है, so there are no roots in the numerator polynomial, so we say that zeros are nil. Okay, then the second step says we have to find the number of root locus branches. Now see, this number of root locus branches का मतलब ये होता है जो आपका रूट लोकस है, हो सकता है कि वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ हो सकता है कि वो दो डिसकंटिन्यूअस पैचेस हो सकते हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो रूट लोकस हम ड्रॉ करने वाले हैं उसमें कितनी ब्रांचेस होने वाली है। ठीक है, और वो कैसे पता चलता है, इसका एक थंब रूल होता है, every root locus branch actually starts from a pole and ends at a 0। ठीक है, हर रूट लोकस ब्रांच एक पोल से शुरू होकर एक जीरो पे खत्म होती है। और क्योंकि इस केस में जब भी हमारे पास जीरो अवेलेबल नहीं है, जैसे यहाँ पर तीन पोल्स हैं हमारे पास, इसका मतलब तीन स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। Every branch has to start from a pole, so we have three starting points but we don't have any zero। इसका मतलब हमारे पास एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं है। अगर एंडिंग पॉइंट नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि ये तीनों ब्रांचेस जो हैं ये इंफिनिटी तक जाएंगी। ओके, सो अगर हमारे पास तीन पोल्स और तीन जीरोस होते तो हमारे पास तीन रूट लोकस की ब्रांचेस बनती जो हर ब्रांच एक पोल से शुरू होकर किसी भी एक जीरो पे जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जीरो कम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन पोल हैं और दो जीरोस हैं, तो दो ब्रांचेस ऐसी होंगी जो पोल से स्टार्ट होकर जीरो पे खत्म हो जाएंगी और एक ब्रांच ऐसी होगी जो पोल से स्टार्ट होगी लेकिन वो इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थंब रूल होता है कि हर रूट लोकस ब्रांच एक ओपन लूप पोल से स्टार्ट होकर एक ओपन लूप जीरो पर एंड हो जाती है। जितने नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कम होंगे उतनी ब्रांचेस हम अज्यूम करते हैं कि ये इंफिनिटी तक जा रही हैं। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस आर एक्चुअली n। अब अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि नंबर ऑफ जीरोस हमारे ज्यादा हो जाए, वैसे वो फिजिकली रियलाइजेबल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर मेरा जो न्यूमरेटर है उसके तीन रूट्स हैं लेकिन डिनोमिनेटर के दो ही रूट्स हैं, तब हम ये मान के चलते हैं कि वो जो एक पर्टिकुलर जीरो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है उसके ऊपर जो ब्रांच खत्म होगी वो कहीं इंफिनिटी से आ रही होगी। ओके, सो वी अज्यूम कि दोनों पोल्स या जीरोस में से जो भी हमारे पास शॉर्ट पड़ता है उसे हम अज्यूम करते हैं कि ये इंफिनिटी पर लाई करता है। ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द केस जहां पर जीरोस ज्यादा होते हैं, दैट इज नॉट फिजिकली रियलाइजेबल। हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स जो है वो हमेशा नंबर ऑफ जीरोस से ज्यादा होंगे या एट मोस्ट इक्वल होंगे। Okay, so from here we can find out कि हमारे पास कितनी रूट लोकस ब्रांचेस होंगी, that we can find out from number of poles। हमारे पास तीन पोल्स हैं, इसका मतलब तीन स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, तो तीन रूट लोकस ब्रांचेस बनेंगी इस ग्राफ में और वो तीनों क्योंकि जीरोस निल हैं हमारे पास, तो वो तीनों जो हैं वो इंफिनिटी तक जाकर खत्म होंगी। This information we get from step number 2। Okay, so here I have shown you these are the three poles on the real imaginary। ये जो हमारा S plane है उसमें 0, -5 और -10 ये तीन हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स होने वाले हैं। इन तीन पॉइंट से हमारी रूट लोकस ब्रांचेस स्टार्ट होंगी और वो एंड होंगी इंफिनिटी पे जाके। अब वो इंफिनिटी तक कैसे जाएगी वो हम नेक्स्ट स्टेप्स में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वी हैव टू कैलकुलेट द ब्रांच ऑफ रूट लोकस दैट लाइज ऑन द रियल एक्सिस। अब आप देखो कि आप ये जो -0, -5 और -10, ये 3 पॉइंट हमें पता है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में रियल एक्सिस का कौन सा पार्ट रूट लोकस का पार्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। उसके लिए क्या थंब रूल होता है, इफ ऑड नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस एग्जिस्ट टू द राइट साइड ऑफ द पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस, देन द पॉइंट इज ऑन द रूट लोकस ब्रांच। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। हमने 3 सैंपल पॉइंट्स लिए, S1, S2 एंड S3। हम एक एक करके इन पॉइंट्स को चेक करते हैं, क्या ये रूट लोकस पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे। अब मैंने सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेक्ट करते हैं पॉइंट नंबर S1। अब हमारा रूल क्या कहता है, इफ ऑड नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस एग्जिस्ट टू द राइट साइड ऑफ द पॉइंट। ठीक है, अब इसके राइट साइड में कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने पोल्स एंड जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज अगर मैं इसके राइट में देखूं तो एक ही पोल है, दैट इज 0। दैट मींस ऑड नंबर ऑफ पोल्स आर एग्जिस्टिंग टू द राइट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये रूट लोकस ब्रांच का पार्ट होगा। इसका मतलब अब देखो 0.5 से पहले पहले इस पूरे सेगमेंट में 0 से -5 का जो सेगमेंट है, इसमें जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उन सबके राइट हैंड साइड पर एक ही पोल है, दैट इज एट पोजीशन 0। इसका मतलब 0 से -5 के बीच का जो सेगमेंट है, इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सब रूट लोकस पे लाई करते हैं। तो ये जो सेगमेंट है ये हमारे रूट लोकस का पार्ट है। ठीक है, 0 से -5। जब मैं -5 को क्रॉस करती हूँ, -5 से -10 के बीच में एक सेगमेंट मुझे मिलता है। अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट का कोई भी पार्ट पॉइंट अगर मैं कंसिडर करूं, जैसे मैंने सैंपल S2 लिया, इसके राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो अब 2 पोल आ गए हैं। इसका मतलब इवन नंबर ऑफ पोल्स है इसके राइट हैंड साइड पर, which does not satisfy my condition। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं ये रूट लोकस का पार्ट नहीं होंगे। इसका मतलब 0 से -5 वाला सेगमेंट मेरा रूट लोकस का पार्ट है, -5 से -10 के बीच का सेगमेंट मेरे रूट लोकस का पार्ट नहीं है। फिर मैं -10 को क्रॉस करके अगले सेगमेंट में जब जाऊंगी तो यहाँ पर अगेन जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लाई कर रहे होंगे उन सबके राइट हैंड साइड पे ऑड नंबर ऑफ पोल्स आ गए, क्योंकि तीनों पोल उसके राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं। सो वी हैव ऑड नंबर ऑफ पोल्स लाइंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेगमेंट भी मेरा रूट लोकस का पार्ट है अप टू इंफिनिटी, राइट। तो थर्ड स्टेप सेज आइडेंटिफाई द रूट लोकस ब्रांचेस ऑन द रियल एक्सिस, कि रियल एक्सिस का कौन कौन सा पार्ट हमारे रूट लोकस का पार्ट होगा। तो हमने इस थंब रूल के हेल्प से ये फाइंड आउट किया, द रेड पार्ट दैट यू सी ब्लिंकिंग इज द पार्ट ऑफ रूट लोकस ऑफ दिस सिस्टम। यानी रूट लोकस ब्रांच जो है वो 0 से -5 इस बीच में कहीं लाई करेगी, और -10 के जो आगे का पोर्शन है यहां पर कहीं पर हमारा रूट लोकस लाई करेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट 0, -5 और -10, इन 3 पॉइंट से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये 3 हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट से रूट लोकस की ब्रांचेस स्टार्ट होने वाली हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन अब हमें पता चल गई कि 0 से -5 के बीच का पार्ट और -10 ऑनवर्ड्स जो पार्ट है रियल एक्सिस का, ये हमारे रूट लोकस का पार्ट है। और -10 से -5 के बीच का जो पार्ट है ये हमारे रूट लोकस का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, दैट इज स्टेप नंबर 3। नाउ वी हैव स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं हम, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे 3 रूट लोकस के जो ब्रांचेस हैं वो इंफिनिटी पे जाकर खत्म होने वाले हैं, लेकिन वो इंफिनिटी पर कैसे जाएंगे, किस शेप को फॉलो करके इंफिनिटी को जाएंगे। वो तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो कर्व्ड लाइन भी हो सकती है, किसी भी तरह पॉसिबल है कि वो इंफिनिटी पर जा सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एसिम्पटोट्स और उसका एक सेंट्रोइड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। एसिम्पटोट इज एक्चुअली अ लाइन दैट अप्रोचेस द कर्व, okay, that approaches the curve but does not meet that curve in a finite distance। यानी कि अगर एक कर्व जो है आपका, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू ओवर हियर,
सी ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है और एक जो ऑरेंज कलर का कर्व दिख रहा है, सो दिस डॉटेड लाइन इज एक्चुअली द एसिम्पटोट टू दिस कर्व, कि ये एक उसको अप्रोच करने की कोशिश करती है कर्व को, बट इट डज नॉट एक्चुअली टच द कर्व इन सम फाइनाइट डिस्टेंस। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इंफिनिटी में जाकर शायद ये कर्व को टच करती होगी। तो अब हमें क्योंकि कर्व का शेप चाहिए कि ये स्टार्ट, जैसे यहाँ पर आप देखो 0 और -5 से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन वो इंफिनिटी पर कैसे जाएगा, कर्व्ड शेप में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कैसे जाएगा, वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये एसिम्पटोट लाइंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एसिम्पटोट लाइंस होती हैं जो कर्व को अप्रोच करती हैं लेकिन किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर कर्व को टच नहीं करती। ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये एसिम्पटोट्स जो हैं ये किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और कितने एंगल पे ये कितने इंक्लिनेशन पे ये हमारे लाई करते हैं। ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देखो हमने 3 एसिम्पटोट्स निकाले हैं। ठीक है, 3 एसिम्पटोट जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये 3 एसिम्पटोट्स हैं, और जो -5 यानी कि जिस पॉइंट से ये इनिशिएट हो रहे हैं उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, सो asymptotes are the straight lines that approach a given curve but do not meet at a finite distance. ठीक है, when p is greater than z, p minus z number of branches intersect at the centroid on the रियल एक्सिस। कहने का मतलब ये है कितने एसिम्पटोट्स हमें चाहिए, जितनी ब्रांचेस हमारी इंफिनिटी पर जाएंगी। यहाँ पर हमें पता है कि 3 हमारे पास ब्रांचेस बन रही हैं और तीनों इंफिनिटी पर जाएंगी। इसका मतलब हमें 3 एसिम्पटोट्स ड्रॉ करने हैं, उनका एक कॉमन पॉइंट निकालना है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड, कि वो तीनों रियल एक्सिस पर कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं और रियल एक्सिस से कितने एंगल पे वो हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सेंट्रोइड की पोजीशन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द पोल्स माइनस सम ऑफ द जीरोस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। सम ऑफ द पोल्स, हमारे पास जो पोल्स थे वो थे 0, -5, -10, जीरोस हमारे पास नहीं है, सो दैट इज 0 ओवर हियर। ओके, p नाउ दैट इज नंबर ऑफ पोल्स 3 है, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 0 है। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ तो सिग्मा की वैल्यू मेरे पास -5 आ जाती है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि मेरे तीनों एसिम्पटोट्स -5 पॉइंट से इनिशिएट होंगे। That is the point where all the 3 asymptotes are actually going to intersect. अब ये इंटरसेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन ये कितने एंगल पे हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है phi I is equal to 2i plus 1 into pi divided by p minus z, और I को हम वेरी करते हैं from 0 till p minus z minus 1। और ये जो मैंने आपको ब्लू कलर का एंगल दिखाया है, इस डायरेक्शन में हमें एंगल को मेजर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमने आई को 0 रखा तो phi 0 मैंने कैलकुलेट किया विच इज 60 डिग्रीज। तो ये जो बेस लाइन यानी कि जो रियल एक्सिस है हमारे पास, उससे ये जो ब्लू कलर का एरो आपको दिख रहा है, इस डायरेक्शन में जब मैं 60 डिग्री मेजर करूंगी तो मुझे मेरा पहला एसिम्पटोट मिल जाएगा। ठीक है, तो phi 0 जो आपको दिख रहा है ये -5 पॉइंट यानी कि सेंट्रॉइड से इनिशिएट होगा और रियल एक्सिस से 60 डिग्रीज पर होगा। तो उससे मुझे मेरा पहला एसिम्पटोट phi 0 मिल गया। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट कैलकुलेट किया phi 1 विच इज एट 180 डिग्रीज। तो 180 डिग्रीज का मतलब क्या हो गया, अगेन द रियल एक्सिस दैट इज द स्ट्रेट लाइन। अगर मैं यहाँ से रियल एक्सिस से इस एंगुलर डायरेक्शन में मेजर करती हूँ तो 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट लाइन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो phi 1 डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, दिस बिकम्स माय सेकंड एसिम्पटोट। ठीक है, फिर मैंने थर्ड एसिम्पटोट phi 2 कैलकुलेट किया विच इज एट 300 डिग्रीज। तो ये इसी सिमिलर डायरेक्शन में जब मैं और आगे जाऊंगी 180 से और आगे जाके मैं 300 डिग्रीज पे जाकर मैंने एक तीसरा एसिम्पटोट ड्रॉ किया विच इज लेबल्ड एज phi 2। ठीक है, ये रेड लाइन मैंने पर्पसली थोड़ी सी नीचे शिफ्ट कर दी है सो दैट यू कैन सी ऑल द डिफरेंट पैरामीटर्स। तो अब हमारे पास एडेड इंफॉर्मेशन क्या आ गई, 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स हमें पता है, रियल एक्सिस का कौन सा वाला पार्ट जो है वो रूट लोकस का पार्ट होगा वो रेड लाइन से हमें पता चल रहा है, और हमने 3 एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लिए हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इन 3 डायरेक्शंस में हमारा ग्राफ जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे जाएगा
ये अब हम नेक्स्ट और आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन इन 3 डायरेक्शंस में हमारा ग्राफ इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, जो phi 0, phi 1 और phi 2 हमें फिगर में दिख रहा है। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड आउट अ ब्रेक अवे पॉइंट। अब ब्रेक अवे और ब्रेक इन का क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो, अब हमने ये कहा कि जो भी हमारे रूट लोकस ब्रांचेस हैं वो पोल से स्टार्ट होकर जीरो पर खत्म होंगे। ठीक है, अगर पोल से स्टार्ट होकर जीरो पर खत्म होंगे, इसका मतलब अगर मैं आपको ये देखूं कि ये 0 और -5 जो है ये दोनों पोल्स हैं, तो ये 0 से स्टार्ट होकर -5 पर नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि ये दोनों पोल हैं। यहाँ दोनों से एक एक ब्रांच इनिशिएट होनी चाहिए, लेकिन वो दोनों इंफिनिटी पर जानी चाहिए। इसका मतलब 0 और -5 के बीच में कहीं ना कहीं ये ब्रांच ब्रेकआउट होगी। ठीक है, बिकॉज द थंब रूल सेज दैट द ब्रांच हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ पोल एंड एंड एट अ 0। अब 0 मेरे पास यहाँ है नहीं, दैट मीन्स 0 इज लाइंग एट इंफिनिटी। तो जो ब्रांच 0 से स्टार्ट हो रही है वो भी इंफिनिटी पे जानी चाहिए, जो ब्रांच -5 से स्टार्ट हो रही है वो भी इंफिनिटी पर जानी चाहिए, जो ब्रांच -10 से स्टार्ट हो रही है वो भी इंफिनिटी पर जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेगमेंट -5 और 0 के बीच का मेरे पास है, इसके बीच में कहीं पर एक ब्रेक अवे पॉइंट आएगा। ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये ब्रांच ऑपोजिट डायरेक्शंस में बाइफरकेट हो जाएगी, because my branch cannot actually start from 0 and end at -5. that is not possible, क्योंकि ये दोनों पोल्स हैं। अगर ये दोनों 0 होते तो ब्रेक इन पॉइंट होता, इसका मतलब बाहर से दो ब्रांचेस इस पॉइंट के अंदर कहीं पर आती और फिर वो दोनों जीरोस की तरफ को बाइफरकेट हो जाती। इस केस में क्या है, हमारे पास दो पोल्स हैं। ठीक है, और कोई भी ब्रांच एक पोल से स्टार्ट होकर दूसरे पोल पर एंड नहीं हो सकती, दैट इज अ रूल। सो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और -5 से जब ये स्टार्ट होगा तो ये बीच में किसी पॉइंट पर जाकर इट हैज टू ब्रेक आउट, ओके, एंड गो टू इंफिनिटी, राइट। अब वो किस पॉइंट पे ब्रेकआउट होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये उसका मेथड हमारे पास दिया हुआ है। If the real axis root locus exists between the two poles, there will be a breakaway point. If the real axis root locus exists between two zeros, then there will be a break-in point. Okay, so here the breakaway point will exist between 0 and -5. How we calculate it? This is the method for that. 1 plus GSHS is equal to 0. अब ये closed loop characteristic equation को हम consider करते हैं in terms of K. K की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ S। जैसे अगर मैंने इसको रीअरेंज किया तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया K का -S³ -15S² -50S, और इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू S, dk/ds कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास S की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। इसके मैं रूट्स कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे S की दो वैल्यूज मिलती हैं, दैट इज 7.88 एंड -2.11। ठीक है, अब -2.11 जो है ये मेरे लिए सूटेबल वैल्यू है, क्योंकि मेरा जो रीजन है, सूटेबल रीजन है, वो 0 से -5 के बीच में है। ठीक है, सो आई वांट टू हैव अ पॉइंट which should lie between 0 to -5, so I discard this 7.88 and I get the value -2.11। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट -2.1 पे आके मेरी दो ब्रांचेस ब्रेक अवे होंगी, मेरी दो ब्रांचेस जो हैं वो बाइफरकेट हो जाएंगी। इसका मतलब मेरी एक रूट लोकस की ब्रांच जो है वो 0 से इनिशिएट होगी, एक रूट लोकस की ब्रांच -5 से इनिशिएट होगी, और पॉइंट -2 पर आकर ये आपस में बाइफरकेट हो जानी चाहिए। ठीक है, सो ये हमने क्या कैलकुलेट किया जो आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, दिस इज अ ब्रेक अवे पॉइंट। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि अब ये तो हमें पता चल गया कि ये ब्रेक अवे पॉइंट मिल गया। अब सी यू कैन फाइंड आउट कि ये जो हमारे जो एसिम्पटोट्स हैं ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारा ग्राफ भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा। ठीक है, अब ये कौन से पॉइंट पे क्रॉस करेगा हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इमेजिनरी एक्सिस को ये कहां पर जाकर क्रॉस करता है। उसके लिए हम क्या करने, हम एक राउथ एरे बनाएंगे।
अगेन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो पीछे भी हमने कंसिडर की थी। राउथ एरे जैसे हम कन्वेंशनली राउथ एरे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम वैसे ही राउथ का एक एरे बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है, अब इमेजिनरी देखो, इमेजिनरी एक्सेस क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि मेरे जो एस के रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाने चाहिए, और वो इमेजिनरी तब होंगे जब यहां पर जीरो आ जाएगा। ये जो ऑल जीरोस वाली रो बन जाती है, दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि मेरे जितने भी रूट्स हैं वो प्योरली इमेजिनरी हो गए हैं। सो इसका मतलब 750 माइनस के अपॉन 15 जो है, दिस टर्म शुड बिकम जीरो। और इसको जीरो से इक्वेट में जब करूंगी तो मेरी कौन सी वैल्यू ऑफ के के लिए ये जीरो बनेगा, दैट इज 750। ठीक है, सो इसका मेथड क्या होता है, हम पहले राउथ एरे बनाएंगे। राउथ एरे में जो भी सबसे पहली रो ऐसी आ रही है हमारे पास जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर देखो जो s टू द पावर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग रो है उसका एक एलिमेंट ऑलरेडी जीरो हमें पता है, और ये वाला एलिमेंट भी जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको जीरो करने के लिए हम k की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 750। अगर मैं यहाँ पर k को 750 रख देती हूँ तो मेरा सिस्टम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेजिनरी हो जाएगा, यानी कि रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, सो k की वैल्यू मैंने निकाल ली, दैट इज 750। अब k को 750 अगर मैं रखूंगी तो रूट्स क्या होंगे, यानी कि इमेजिनरी एक्सेस पे वो कौन सी वैल्यू होगी जहां पर ये कट करेगा, वो हमें पता चलता है ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल से। ठीक है, ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल मैंने लास्ट उसमें आपको बताया था कि ऑल जीरोस वाली जो रो होती है उसके जस्ट ऊपर वाली रो एक्चुअली में ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनती है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल जो बन रहा है हमारा, दैट इज 15s स्क्वायर प्लस के की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है 750। तो 15s स्क्वायर प्लस 750 इक्वल टू 0 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास s के दो रूट्स आ गए, दैट इज प्लस 7.07 j एंड माइनस 7.07 j। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स पर ये इमेजिनरी एक्सिस को कट करके राइट हैंड साइड पर जाएगा। राइट, सो नाउ अगेन कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास गैदर हो गई है, स्टार्टिंग पॉइंट्स तीनों पता है हमें, 0, -5 एंड 10। एसिम्पटोट्स हमें पता है, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन से हमारे ब्रांचेस जो हैं वो इंफिनिटी पे जाएंगे वो हमें पता चल गया। रियल एक्सिस पे कहां पर जाकर ब्रांच ब्रेक अवे होनी चाहिए वो हमें पता चल गया, दैट इज -2। और उसके बाद ब्रांचेस रियल इमेजिनरी एक्सिस को कहां पर कट करेंगी ये भी हमें मालूम पड़ चल गया, दैट इज 7.07 एंड -7.07। तो इतनी इंफॉर्मेशन अब तक हमें गैदर हो चुकी है। Okay, so when I combine all these steps, what do I get? I understand कि मेरा एक ब्रांच जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो यू नाउ प्लीज फॉलो द एरोज। एक ब्रांच जीरो से स्टार्ट होके जाएगा -2 तक। -2 पे मुझे पता है कि इट इज अ ब्रेक अवे पॉइंट, इसका मतलब, और एक ब्रांच -5 से स्टार्ट होगा और -2 की तरफ जाएगा। -2 इज अ ब्रेक अवे पॉइंट, इसका मतलब यहां से ये दो ब्रांचेस में ब्रेक हो जाएगा। अब वो ब्रेक होने के बाद उसको क्या फॉलो करना है, दैट कम्स फ्रॉम द एसिम्पटोट, कि ये एसिम्पटोट एक पॉइंट पे जाके इट हैज टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द एसिम्पटोट। ओके, इस एसिम्पटोट के पैरेलल चला जाएगा ये, और किस पॉइंट पे कट करके जाएगा वो हमने इमेजिनरी एक्सिस के जो कट पॉइंट्स निकाले थे वो थे -7.07 एंड +7.07। इसका मतलब दो ब्रांचेस हमारी ये बन गई, -5 से अप्रोच करके -2, और फिर आगे सपोज इट गोज टू 7.07। दूसरी ब्रांच हमारी बन गई 0 से ये -2 पे जाएगा और फिर वहां से -7.07 पे जाके ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये दो ब्रांचेस हो गई, और तीसरी ब्रांच हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी। हमें पता था कि सेगमेंट -10 के ऑनवर्ड्स जो सेगमेंट है वो रूट लोकस का पार्ट भी है, और एसिम्पटोट भी इस डायरेक्शन में जो है that is giving me the direction of 180 degrees। इसका मतलब ये straight line up to infinity is also a part of my root locus। ठीक है, अब हमें क्या इसमें से पता चला, जो बाउंड्री वैल्यू थी 7.07 और -7.07 जहां पर हमारे रूट्स क्रॉस ओवर कर रहे थे, वहां पर k की वैल्यू थी 750। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने 750 को क्रॉस कर दिया k को, तो मेरा जो रूट लोकस है वो राइट हैंड साइड पे चला गया। राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब मेरे रूट्स अनस्टेबल हो गए हैं, सिस्टम अनस्टेबिलिटी जोन में चला गया है।
So when k is greater than 750, the system is going to become unstable. When k is equal to 750, system is going to be marginally stable. The roots are going to be on the imaginary axis. And for the range k 0 to 750, the system will be stable. That is, the roots will always be towards the left hand side of the S plane. Okay, so this is ultimately जो red color से आपको दिख रहा है, this is what we have obtained by following these 6 to 7 steps. Okay, a more refined picture you can see that this is a bit handmade, so thoda crooked ho gaya hai. So a more refined picture you can see over here. We have the starting points 0, -5 and -10. Then we have asymptotes at particular angles, or un asymptotes ke, then we have a breakaway point in between -5 and 0. And from that breakaway point, my graph has to follow the direction of asymptotes. So it has to go and cross the imaginary axis, and it crosses the imaginary axis at 7.07 and -7.07. Okay, so this information, now from this particular graph, we get the information that if k is from 0 to 750, system will be stable. At k equal to 750, system becomes marginally stable, and at k greater than 750, system becomes unstable.